नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। मैम, दो जगह से ऐसी खबरें आई हैं जिनको उठाना हमने बहुत जरूरी समझा, चूंकि ये देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, चूंकि ये डेमोग्राफी चेंज की ओर इशारा करने वाली तस्वीरें हैं, डराती भी हैं, सावधान भी करती हैं ये घटनाएं। दो जगहों का मैं जिक्र करूंगा। एक मसूरी का क्षेत्र है जहां पर लैंडौर के पास में एक अवैध जो है वो मस्जिद बनाई गई कब्रिस्तान के पास, जिसको ढहाया गया और दावा किया गया कि 200 सालों से ये स्ट्रक्चर यहां पर, ऐसा मुसलमानों ने दावा किया। वो बात अलग है कि प्रशासन ने नोटिस दिया था, जवाब मांगा था, डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात की थी, नहीं मिला तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई जॉइंट मजिस्ट्रेट की निगरानी में और उनका बयान भी सामने आया। एक दूसरा खबर हरिद्वार से आती है। राजा जी टाइगर रिजर्व, दूर से सैलानी आते हैं यहाँ पर, सफारी का आनंद लेने आते हैं। और हमारे यहाँ पर आपको पता है फॉरेस्ट का एरिया है, तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी ये कितना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ से एक खबर आती है, पांचजन्य नाम की एक वेबसाइट है जिसने प्रमुखता से इस खबर को छापा, ये बताते हुए कि फॉरेस्ट की ज़मीन के अंदर इस टाइगर रिजर्व में, चूंकि ये वन महकमा भी इसमें आता है, टाइगर रिजर्व का अपना प्रशासन है, उनकी सामने ही इस तरह के एक स्ट्रक्चर, मजारनुमा स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कैसे देखती हैं आप ऐसी घटनाओं को? एक तरफ पता चलना कि जंगल के भीतर भी मजारे हैं, हरी नीली पीली चादरें बिछा दी गई हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन भी चल रहा है, जमीनें भी खाली कराई जा रही हैं। कैसे देखती है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? भुवन जी धन्यवाद। सबसे पहले बड़ा अच्छा लग रहा है, दो उत्तराखंडी एक फ्रेम में देवभूमि की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये महत्वपूर्ण विषय देवभूमि का उठाया है। उत्तराखंड में इस समय धाकड़ धामी जी की सरकार चलती है, और अगर मैं पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं तो ये मैंने स्वयं से देखा है एज अ उत्तराखंडी, जिस प्रकार से वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट वाला कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन है उस पर बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके एक्शन ले रहे हैं। तो धाकड़ धामी जी का बुलडोजर हर उस जगह चलेगा भुवन जी जहां पर इंक्रोचमेंट हुआ है। अब मतलब आप कहीं पर नीली पीली लाल चादर डालकर मजार बना करके ये बोले कि ये जमीन हमारी है, तो वो तो नहीं चलेगा ना, देवभूमि में तो कतई नहीं चलेगा। अब आपने दो विषय मुख्यतः उठाए हैं, तो पहले चलिए बात की जाए मसूरी की। मसूरी में जो विषय है, देखिए मसूरी में जहां पर ये मजार बनी है, ये कहते हैं कि हमारी उसके बगल में कब्रिस्तान है, लेकिन इस जमीन के ऊपर जो वहां का सरकारी महकमा है, जो वहां के अधिकारी हैं, वो जब गए मौके पर और वहां पर जब बुलाया गया वक्फ बोर्ड को भी, तो वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट तौर से बोला कि ये संपत्ति हमारी नहीं है, इस संपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये संपत्ति हमारी नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने मजार वहां पे कैसे बनाई? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां पर बड़े सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला कि जी हमारी 200 साल पुरानी मजार तुमने तोड़ दी, इसके बगल में हमारा कब्रिस्तान है, ये तो हमारी है। तो भाई इनसे अधिकारियों ने ये बोला था, प्रशासन ने ये बोला था कि आप कागज दिखा दो, लेकिन मोहन जी आपको पता है ना, ये जो ब्रिगेड है ये है कागज नहीं दिखाएंगे वाली ब्रिगेड। कागज नहीं दिखाएंगे मतलब पूरे देश में कब्जा करेंगे, लेकिन जब तुम कागज मांगोगे तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, है ना। सीए एनआरसी के टाइम पर भी यही हुआ था कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो तो खैर जो घुसपैठिए थे उन्होंने किया था। तो अगर इनके पास कागज होते तो ये दिखाते, इनको समय दिया गया, तय सीमा समय के तहत ये कागज नहीं दिखा पाए, तो वो क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट है, क्योंकि वो जो जमीन है वो नगर पालिका की है। अब नगर पालिका की जमीन में आप अपनी मजार बना दोगे, कल को आप अपना घर बना दोगे, कल को कोई वहां पर आकर के बड़ा नेता आकर के कोई अपना फार्म हाउस बना देगा, तो चलेगा क्या? अब जो वक्फ बोर्ड को लेकर के भी हमने चीजें देखी है, इतने सालों से इस देश के अंदर होता आया है, यही हुआ है ना भुवन जी कि जहां देखो वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर दिया गया है। ममता जी, इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने वक्फ बोर्ड की बात की इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मामलों में देखा जाता है वक्फ बोर्ड बीच में आ जाता है या वो भी दावा करने लगता है, लेकिन उत्तराखंड के मसूरी के लैंडौर में जो अंडा खेत के पास ये जो अवैध मस्जिद का मामला है जिसको ध्वस्तीकरण किया गया, उस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड ने भी पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा ये हमने निरीक्षण कर लिया, ये हमारी जमीन नहीं है। तो यानी कि ना वन विभाग ने इसमें दावा किया, और ये सीधा सीधा नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली जमीन है, यानी कि सरकार के अंतर्गत आने वाली जमीन है, तो वक्फ बोर्ड भी किनारा कर चुका है। तो कौन वो लोग हैं, कौन वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ये कह दे रहे हैं, किस आधार पर कह दे रहे हैं कि 200 सालों से हमारा यहां पर कब्जा है? इसकी बुनियाद क्या है?
देखिए, इसकी बुनियाद तो यही है ना कि इन लोगों को ये लगता रहा है कि देवभूमि के अंदर आप कहीं भी जाकर के कब्जा कर रहे हैं। आप मसूरी लैंडोर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ ऊपर पहाड़ों में ये लोग घुस जाते हैं, वहां से अब इनको हकाला जा रहा है। और बिल्कुल इनको राजनीतिक जो संरक्षण है वो मिल रहा है और देते हैं इनको, कांग्रेस वाले देते हैं, मैं तो खुल के बोल रही हूँ। जैसे ही आप इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन ले, सरकार एक्शन ले, ये लोग आ जाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा इलीगल इंक्रोचमेंट अगर तोड़ेगी आज की सरकार तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि इसलिए आपने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, नहीं ना? तो इसमें तो भाजपा कांग्रेस नहीं है, इसमें जो गलत है वो गलत है। जैसा आपने और मैंने बोला कि वक्फ बोर्ड ने भी पल्ला झाड़ दिया कि ये जमीन हमारी नहीं है। 200 साल से अगर आपने इंक्रोचमेंट करा हुआ है तो मतलब वो आपका आधार बन गया कि आप उसको इंक्रोच करके रखेंगे, उस जमीन का जब्तीकरण करके रखेंगे, नहीं चलेगा। आपको याद है ना किस प्रकार से यूपीए की सरकार में रातों रात कागज साइन होकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिए गए थे कि लो भैया ये लटियम्स दिल्ली भी तुम्हारी है, लो भाई तुम तो ये पार्लियामेंट भी रख लो, है ना? यहाँ पर जो क्या कहते हैं जो बड़े बड़ी जगह है वो तुम्हारी है। कल को तो ये भी बोल देंगे कि बोल जी आपका मकान और मेरा मकान भी हमारा है, तो ऐसे तो नहीं चलता है ना। तो इस पर जो एक्शन हुआ है वो बहुत सही हुआ है और धाकड़ धामी जी की जो सरकार है वो एक्शन लेती रहेगी और मैं तो इस एक्शन का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जी, अब आते हैं हरिद्वार में। चूंकि राजाजी टाइगर रिजर्व जिसकी हमने शुरुआत में बात की, ये ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया से लगे हुए इलाके में, जहां पर ये आर्टिकल में कहा गया कि पैदल चलने तक की परमिशन नहीं मिलती है, वहां पर कैसे ये मजारें बना दी गई। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट भी गया। पार्क प्रशासन, जो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क है, उस प्रशासन का कहना है कि कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था इनको हटाने में। तो लेकिन स्टे लगाने के बाद पार्क प्रशासन ने क्या कदम उठाए, आगे इनिशिएटिव क्या लिया गया, क्या इच्छा भी जताई गई कि ऐसे स्ट्रक्चरों को हटाया जाए? इनका क्या काम है जंगलों के बीच में, या वन्य जीव जो संरक्षण जिसकी सरकार बात करती है उसके लिए भी तो हमें गंभीर होना पड़ेगा ना। वहां पर मानवीय दखलंदाजी की क्या जरूरत है, और खासतौर पर एक धार्मिक ढांचे की जो धर्म से जुड़ा हुआ है, मजहब से जुड़ा हुआ है। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, जहां तक टाइगर रिजर्व पार्क की जगह है वहां पर सफारी जाती है, वहां पे सैलानी जाता है। जो सैलानी होते हैं उनको भी वहां पर उतरने की इजाजत नहीं होती। मैं तो वहां गई भी हूँ, आप भी नहीं वहां पर उतर सकते हैं। सोचिए, आप इतना वो प्रोटेक्टेड एरिया है। तो सबसे पहली बात तो ये इनकी हिम्मत आप देखिए कि इन्होंने वहां जाकर के मजार बना दिए। और ये केवल वहां की बात नहीं है, वन की जो हमारी संपत्ति है या रेल की जो हमारी संपत्ति है उस पर ये लोग लगातार इंक्रोचमेंट करते रहे हैं। आपको मैं हल्द्वानी, आपको याद होगा किस तरीके से इन लोगों ने रक्त रंजित होली कर दी थी, जब पूरे का पूरा इन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया था और उस कब्जे को हटाया गया तो इन्होंने हाहाकार मचा दिया। कोर्ट पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। भुवन जी, 100 बात की एक बात है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है ना उसको तो हटाना है। ये सरकारी संपत्ति है, ये किसी की नहीं है, ना उनकी है ना हमारी है। और आप एक धार्मिक ढांचा वहां पर, अपने पंथ का एक ढांचा वहां पर लगा करके ये उम्मीद करें कि ये जमीन हमारी हो गई है, तो ये चलेगा नहीं। और जहां तक वन विभाग का प्रश्न है, मैं आपको बताती हूँ 2023 में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी। एंड मुझे याद है मैंने वो ड्राइव देखी थी, 90 दिन तक, 3 महीने से ज्यादा तक वो ड्राइव चली थी, जिसमें 350 के करीब जो इलीगल मजारें थी उनका ध्वस्तीकरण किया गया था। उन सब पर एकदम स्ट्रिक्ट बुलडोजर एक्शन हुआ था और 91 हेक्टेयर के करीब जो वन भूमि थी उसको इन लोगों से मुक्त करवाया था। इनके भाषा में बोलूं तो उस जमीन का घर वापसी कराया गया था कि भैया ये जमीन वन विभाग की है। तो इन लोगों को ये लगता है कि जो वन की है, जो रेलवे की जमीन है वो हमारी है और उस पर हमारा अधिकार है। और इजीएस्ट वे आउट इज व्हाट? इजीएस्ट वे आउट इज कि अगर हमने अपनी झोपड़ी ओपड़ी रहने की बना दी तो उसको तो कोई तोड़ेगा, हम बोल नहीं पाएंगे, तो हम अपने पंथ का सेंटिमेंट वहां पर जोड़ देते हैं। आप एक मजार वहां पे लगा दो। मजार बनाने में क्या लग रहा है भुवन जी? 2 तुमने पत्थर किए खड़े, थोड़ा सा उसमें सीमेंटिंग करी, उसके ऊपर तुमने हरे रंग की चादर डाल दी, बोला कि ये हमारी मजार है। उसके नीचे क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसा कैसे खेल चलेगा? मतलब ये तो पूरे देश का इंक्रोचमेंट ऐसे कर देंगे। और देवभूमि की हम बात कर रहे हैं, देवभूमि में मतलब मैंने तो अपने पैदा होने के बाद स्कूल कॉलेज कभी भी और आज तक मैंने वहां पर इस तरीके की बात कभी देखी नहीं थी। तो अब ये ऐसा कैसे होने लगा है? जब से उत्तराखंड राज्य बना है और जब से वहां पर इस तरीके की राजनीति होने लगी है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और देवभूमि के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी सेंसिटिव। बिल्कुल ममता जी, आप जो बात कह रही थी, हल्द्वानी का आपने उदाहरण दिया, बनभूलपुरा वो जगह है जहां पर हिंसा भी हुई और एनएमएफ न्यूज ने एक बार नहीं कई मर्तबा वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की। और हमारे संवाददाता सुमित तिवारी हैं, उन्होंने तो रेलवे ट्रैक के पास में कदम नाप कर भी बताया कि पटरी से कितनी कदम दूरी पर
स्ट्रक्चर खड़ा है, मजार खड़ी है, मदरसा बना है और मस्जिद बनी है, तो उन्होंने तो नाप करके भी, पैदल चल करके भी बताया। तो और यही नहीं, बहुत सारे उत्तराखंड से जब हम गूगल पर टाइप करते हैं उत्तराखंड मजार मदरसा कुछ भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों केसेस मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि बुल्ले शाह पीर जो है उसकी भी दरगाह, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सूफी संत रहे, उनका मसूरी में उनकी दरगाह मिलना, ये क्या बताता है? मतलब उनका वहाँ पाकिस्तान के एक सूफी का देवभूमि उत्तराखंड में एक हिल एरिया में क्या काम, और उनकी मजार का वहाँ क्या काम? अगर वो वहाँ पैदा हुए, वहाँ मरे, तो मजार तो वहीं बनाई जाती है ना जहाँ पर नीचे किसी को दफनाया जाता है या उसके अवशेष रखे जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बातें हैं। एक ही पीर की, एक ही बाबा के नाम की कई सारी मजारें, मल्टीपल मजारें आपको फ्रेंचाइजी की तरह देखने को भी मिल जाती हैं। तो कई सारे सवाल उठते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं ममता जी, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी चेंज के सब्जेक्ट पर ले आती हैं। इस वक्त उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। डेमोग्राफी का मुद्दा बार बार खुद सीएम भी कई मंचों पर उठा चुके हैं और इसको लेकर बहुत कंसर्न भी रहते हैं। हम जब भी डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो असम हमारे दिमाग में फ्लैशबैक में चलने लगता है, या नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य निकल करके आते हैं जहां हमने बहुत बड़े लेवल पर डेमोग्राफी चेंज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। तो आपको लगता है, ऐसा उत्तराखंडी होने के नाते आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी इसे अभी लेकर के सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है, इस पर सोचना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है भुवन जी, ये तो ज्वलंत विषय है क्योंकि देवभूमि के अंदर डेमोग्राफी चेंज पूरी तरीके से हो रही है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, अभी मैं एक हफ्ते पहले थी और गांव में थी अपने, उसके बाद देहरादून में थी, तो बड़े सारे लोगों से इस विषय पर मेरी बात हुई है और सबका यही मुद्दा था कि पुष्कर सिंह धामी जी की जो चिंता है, जो सरकार की चिंता है और उस पर जो वो लोग एक्शन उठा रहे हैं वो करेक्ट है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी ये बात होती है, और ये मैं आपको बोल रही हूँ जिम्मेदारी से कि ऑपोजिशन के एक नेता है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, उससे जब मेरी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो, डेमोग्राफी चेंज हो, क्योंकि कल ये हमको भारी पड़ेगी। उन्होंने मुझे बोला कि ममता जी, जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए और जिस तरीके से दिल्ली दंगे के अंदर ताहिर हुसैन ने अपने लोगों को इकट्ठा करके सनातनी हिंदुओं को टारगेट किया, भगवान ना करे अगर ये डेमोग्राफी चेंज यहाँ चलता रहा और ये यहाँ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो वास्तव में हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इनका साथ दे रही है, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि ये आग इनके घर तक भी आ सकती है। इनको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेमोग्राफी चेंज रोकना वास्तव में बहुत आवश्यक है। ये समय की पुकार है, समय की आवश्यकता है। और अगेन मैं बोलूंगी कि चीफ मिनिस्टर इस तरह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी कदम उठा रहे हैं और वो लगातार इस विषय पर काम करें, करने भी चाहिए। स्कूल्स के अंदर, स्कूल में बिना मतलब किसी पेपर्स वगैरह के ये लोग जा करके एडमिशन हो रहे हैं, अगर पूछो तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो हंगामा करना खड़ा कर देते। तो ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, जो मैंने खुद से बात करके खुद से देखी है वहां पर। बिल्कुल। तो और एक चीज और बोलूंगी कि आपने अभी जो बोला कि आप लोगों ने हल्द्वानी वाला वो विषय उठाया, तो आपका चैनल नंबर 1 चैनल है और मुझे मालूम है कि आप लोग ऐसे विषय उठाते हैं, तो ऐसा काम आप लोग प्लीज करते रहिए और देवभूमि से रिलेटेड तो जरूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी आपका इस तारीफ के लिए। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, और हम अगर हमारे आंखों के सामने कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि जिसको लेकर समाज को सतर्क करना ज़रूरी है, सरकार तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है, तो हम उसमें पीछे नहीं हटते हैं। और बिल्कुल, और अभी हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार की जो चिंताएं हैं वो गैर ज़रूरी या गैर वाजिब नहीं है, वो वक्त की मांग है। और 12,000 एकड़, ये सरकार का दावा है, सरकार के आंकड़े हैं कि 12,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें अब तक उत्तराखंड में कब्जा मुक्त करा ली गई हैं। और ये सिलसिला आप देख रहे हैं, हाल में मसूरी में देखने को मिला, यह आगे भी चलता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी आपका, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर से जुड़ेंगे और फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर ऐसे ही बेबाक तरीके से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।